सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे ऑनलाइन चैनल गणित वाला पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, मैं आपके लिए आज हमारी जो 10th क्लास की मैथ है उसकी जो हमारी प्रश्नावली नंबर 1 है, एक्सरसाइज फर्स्ट का आज फर्स्ट क्लास है। तो देखिए, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे एक बार। काजल, नीलम, अजय, प्रिंस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राधे राधे। सभी दोस्तों का राधे राधे, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम, बिल्कुल बिल्कुल। अजय, हाँ नाम ले रहा हूँ, मैं सबका ले रहा हूँ। जो जो कमेंट्स मुझको दिखते जाएंगे मैं सभी का नाम लेते जाऊंगा। विकास, श्रीनम, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप सभी के लिए आपके लिए प्रणाम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ और हमारी जो क्लास है आज की, मैं आपके लिए उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कराऊंगा। देखिए, आज जो हमारा पहला टॉपिक है, जो आपकी आज पहली क्लास है, उसके अंदर आपको पढ़ना है क्या के बारे में देखिए। पहली चीज तो ये है कि आपका जो टॉपिक है या आपकी प्रश्नावली है, प्रश्नावली नंबर आपका, प्रश्नावली आपकी पहली है। इसका नाम है आपका क्या, रियल नंबर, या फिर आप क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर की आज हमारी जो क्लास है वो क्लास आपकी पहली है। वैसे आपको थंबनेल के अंदर भी दिख रहा होगा आपकी क्लास कौन सी है, पहली है। अब देखिए, इसमें मैं आपके लिए बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक जो आपके लिए एग्जाम्स में पूछा जाएगा, बिल्कुल 1 नंबर वाले क्वेश्चन से लेकर, और वैसे तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस होता है उससे बाहर कभी भी पेपर नहीं आता है। मुझे आज 4 से 5 साल हो गई, 5 साल से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ और मुझे आज तक एक भी प्रश्न एनसीईआरटी से बाहर नहीं मिलता है। जो मैं करा देता हूँ नोटबुक के अंदर से ही आपको ये आपके लिए मिल जाएगा कि जो एनसीईआरटी का जो भी आपका पेपर आएगा उसमें आपको इसी नोटबुक से जो मैं करा रहा हूँ उसको आप एक बार ऐड करके रख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, उसी में से आपको क्या, ये आपको पेपर छपा हुआ मिल जाएगा। दूसरी बात, आपको जो, जैसे अब बच्चे हैं, बच्चों को ट्यूशन लगाने की जरूरत पड़ती है, तो ट्यूशन लगाने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मैं हूं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के अंदर, केवल आपको कुछ भी नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आपके लिए बेल आइकन दबा देना। आपके लिए अपने आप जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर अपने आप मिल जाया करेगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करा रहा हूँ। मैं, मेरा कोर्स भी है, मैं कोर्स के कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी हम केवल आपके लिए फ्री में, आपके जो आपके भविष्य की चिंता करते हुए आपको इसमें फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, सभी बच्चे बहुत ही एक्टिव हैं, बिल्कुल मैं मान रहा हूं, जुड़े रहिए इसी प्रकार। देखिए, अब मैं स्टार्टिंग करता हूं कि जो हम जब संख्या पद्धति पढ़ते हैं, मैं बात कर रहा हूं आपके लिए संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति जिसे हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। मैं नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूं। संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में, जब भी हमको स्टार्टिंग से, अब हम बात करते हैं, जैसे हम हिंदी के लिए बात करते हैं कि हिंदी, अब जब जब भी हमको हिंदी पढ़नी पड़ती है तो हिंदी में सबसे पहले हमें किसकी पता होना चाहिए कि शब्द क्या होता है, और शब्द से पहले भी हमको क्या पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होता है। सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है, वर्णमाला पढ़ाई जाती है। उसके बाद क्या पढ़ाया जाता है, आपको शब्द बनाना सिखाया जाता है। तो इस प्रकार हम चलते हैं हिंदी के अंदर। तो ऐसा ही कुछ हमारा क्या है, मैथमेटिक्स के लिए है। तो मैथमेटिक्स के लिए है, मैथमेटिक्स में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है वो मैं आपके लिए बता रहा हूं कि आपको सबसे पहले संख्या पद्धति के अंदर अंक का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अंक, जैसे हम डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, आपको अंक का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। अंक क्या होते हैं इसको मैं आपके लिए बताऊं
कि अंक हमारी जो है, पहली बात तो मैं अंकों की संख्या बता देता हूं कि अंक हमारे जो गणित में अंकों की संख्या क्या है। अंकों की संख्या, अंकों की संख्या है आपकी 9 या फिर 10, 10 है, ठीक है। कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। आपके जो अंक हैं वो 9 तक हैं, और कितने हैं टोटल, कितने हैं वो 10 हैं, ठीक है। तो आपके अगर अंकों की अगर आपसे संख्या पूछी जाती है तो वो कितने हैं? 10 हैं, जो जिसमें 0 भी शामिल है और 9 तक है। 0 से 9 तक की जो संख्याएं हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं, डिजिट्स कहलाते हैं, ठीक है। डिजिट्स की आपसे संख्या पूछी जाती है तो डिजिट कितने हैं हमारे? 10 हैं। दूसरी बात, ये ना तो कभी धनात्मक होते हैं ना ही ये ऋणात्मक होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं? ये कभी भी ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक, ये हमेशा क्या माने जाते हैं? उदासीन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? उदासीन माने जाते हैं। अंकों को हमेशा उदासीन माना जाता है। ये आपके लिए अंक के बारे में बहुत सारी जानकारी हो गई, इससे अलग कुछ भी नहीं है। 2-3 चीज ही हैं। आपको क्या याद रखना है कि जो हम अंक क्या होता है? अंक हमारे कितने हैं? 10 हैं। 10 कौन कौन से हैं? 0 से 9 तक हैं। दूसरी बात, ये ना तो पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। अब मैं बात करता हूं संख्या की। अब मैं बात कर रहा हूं संख्या के बारे में। अब देखिए संख्या क्या होगी? अंकों को मिलाकर जो हमारी एक फॉर्म प्राप्त होती है एक्स या वाई के रूप में। जैसे हम बात करते हैं हमारे अंक हैं, जैसे मैंने अंक 5 लिया और अंक 4 लिया। जब हमने दोनों को अंकों को मिला दिया तो अंकों से मिलकर बनने वाला जो अंक जो अगली संख्या होती है वो संख्या हो जाती है। जब हम दो अंकों को मिला देते हैं, 1 और 0 को मिला दिया, 10 से ही हमारे, और हम बात करते हैं संख्या तो 10 से स्टार्ट होकर हमारी इन्फिनिटी तक, अनंत तक हमारी संख्या होती हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल विकास, बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल मुफ्त मुफ्त, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे, कुछ भी नहीं। आपको यहीं आज से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं तो आपको हाँ पूरा कोर्स कराया जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है प्रेरणा। हाँ अब देखिए, अब मैं बात कर रहा था संख्या की, तो संख्या आपकी कहां से स्टार्टिंग होती है? संख्या की आपकी 10 से स्टार्टिंग होती है और अनंत तक चलती है, ठीक है। अब देखिए मैं संख्याओं के बारे में बात करता हूं विस्तृत रूप से कि संख्याएं जो हैं हमारी, संख्या हैं कितने प्रकार की। तो अब मैं आपको यहां से समझाता हूं कि हमारी जो संख्याएं हैं वो हैं कितने प्रकार की। संख्याओं को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं, और दो भाग कौन से हैं? एक तो हमारी कौन सी है? वास्तविक संख्या, जो आपके चैप्टर का भी नाम है वास्तविक संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर, रियल नंबर। और एक हमारी क्या होती है? काल्पनिक संख्या बोलते हैं, या फिर इसको अवास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। आपकी जो संख्याएं हैं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, पहली काल्पनिक संख्या, दूसरी वास्तविक संख्या, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि काल्पनिक संख्याओं की, तो काल्पनिक संख्याओं को आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके 10th लेवल तक काल्पनिक संख्याओं के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना आपके लिए उचित नहीं है। क्यों? कि इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं बात करता हूं केवल आपके लिए जो 10th लेवल में है, वो आपको केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में दे रखा है, ठीक है। वास्तविक संख्याओं की जब मैं बात करता हूं तो वास्तविक संख्याओं के बारे में देखिए कि वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले आपको बहुत सारी संख्याएं हैं उनके बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जैसे मैं बात करता हूं प्राकृत संख्या की, प्राकृत संख्या। दूसरी मैं बात करता हूं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तीसरी जो संख्या है हमारी वो है पूर्णांक। कौन सी है? पूर्णांक। उसके बाद में बात करता हूं आपसे परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या। देखिए प्राकृत संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो अब मैं बात करता हूं नेचुरल नंबर की।
तो नेचुरल नंबर जो है इसको हम n से, पहली बात तो आपको बता दूं कि इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्ण संख्या है, इसको हम होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर होने की वजह से इसे w से, ये होता है आपका इंटीजर्स, इसे हम i से या फिर q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद परमेय संख्या है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, तो इसको हम r से भी दिखाते हैं। और देखिए अभी हम बात करते हैं सबसे पहले परमेय संख्या, उसके बाद अपरमेय संख्या भी आएगी। अब देखिए प्राकृत संख्या के बारे में आपसे बताता हूं कि प्राकृत संख्या है हमारी, वो आपकी कौन सी होती हैं प्राकृत संख्याएं। तो देखिए हम प्राकृत संख्याओं को पढ़ने के लिए आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है कि अगर मैं बात करता हूं कि प्राकृत संख्या है तो प्रकृति में आपको कोई भी चीज गिननी है। जैसे मैं बात करता हूं क्लास में बैठे स्टूडेंट्स को गिनना है मुझे, तो क्लास में बैठे स्टूडेंट्स आपको जब गिनने की जरूरत पड़ेगी तो आप कहां से गिनना स्टार्ट करोगे, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट, इसी प्रकार गिने जाएंगे, या फिर ऐसे गिनोगे कि 0 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, नहीं, हमें हमेशा कहां से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, एक स्टूडेंट से, 1 2 3। इसका मतलब प्रकृति से जो भी चीजें हैं, मैं बात करता हूं साइकिल्स की, तो ये जो साइकिलें खड़ी हैं तो साइकिलों को गिनने की स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, एक साइकिल से या 0 साइकिल से, एक साइकिल से, एक साइकिल से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये है प्रकृति में जितनी भी संख्याएं हैं उनको गिनना है तो आपको प्राकृत संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब 1 2 3 4 और कहां तक जाती हैं, ये अनंत तक जाती हैं। संख्याओं को हम अनंत तक ही लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि हमें फिक्स नहीं पता है कि संख्याएं कितनी है, हमारी अनंत संख्याएं हैं, इनकी कोई फिक्सेशन नहीं है। इसलिए जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती हैं। इसका मतलब 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स के लिए मैं आपके लिए लिखा देता हूं कि 0 + n, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब जब हम नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर देंगे तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाएंगी। इसका मतलब मैं लिखा देता हूं यहाँ पर कि जब हम यहाँ से 0 से स्टार्टिंग करते हुए 0 1 2 3 4 ऐसे चलते हुए हम अनंत तक चलते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती हैं, पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल 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 भविष्य, हाँ राजकुमार, बिल्कुल सभी का नाम ले लूंगा मैं। अभी क्या है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो उसके बाद मैं आपके लिए बिल्कुल सभी चीजों का जवाब देते चल रहा हूं, जो भी काम की बात होती है उनके मैं सभी के जवाब दे रहा हूं। ठीक है, हाँ अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, पूर्णांक के बारे में। तो देखिए पूर्णांक, तो पूर्णांक हमारे कहां से स्टार्ट होंगे, 0 से, 0 1। अब देखिए अब तक हमने बात करी है किसके बारे में, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के बारे में। अब हम बात करते हैं कि भाई जो नेगेटिव संख्याएं हैं उनको हम कहाँ रखें। तो अब हमने 0 से पॉजिटिव संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन 0 से जो नेगेटिव संख्याएं हैं उनको हम कहाँ रखें। तो जब भी हम नेगेटिव वाली संख्याओं के बारे में बात करेंगे तो आपको याद आना चाहिए कि ये हमेशा -3 5 से स्टार्ट करता हूँ, -4 -3 -2 -1, मतलब -1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक इधर, और ऐसे ही प्लस के 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही इधर अनंत तक। मतलब यह है कि आपने कभी भी संख्या रेखा देखी होंगी, जो चतुर्थांश होते हैं हमारे, चतुर्थांश, ये x होता है, ये y होता है, इस पर संख्या होती है 0 -1 -2 ऐसे, और +1 +2 ऐसे, और अनंत तक जितने आपको जरूरत पड़ती है। तो आपको संख्या रेखा याद रखनी है। जब भी आपको पूर्णांक की बात करता है तो आपको संख्या रेखा याद रखनी है। तो संख्या रेखा पर जितनी भी संख्या दर्शाई जाती हैं वो हमेशा पूर्णांक होते हैं। परमेय संख्या पर आते हैं अब हम कि परमेय संख्या हमारी क्या है। ठीक है, मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूं क्योंकि हमारी जगह कम पड़ रही है। तो अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, परमेय संख्या की, जिसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो देखिए परमेय संख्या कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं। बट इसमें जो हमारा q है, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यह आपको बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है कि आपको जो q है,
Q को हमेशा आपको 0 नहीं रखना है कभी भी। आप P को 0 रख सकते हैं लेकिन कभी भी 0 को मतलब Q के स्थान पर 0 नहीं रखना है। इसका मतलब जो आपका हर है इसे हम हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर ये होता है आपका नोमिनेटर जिसे हम अंश बोलते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी भी पूर्णांक संख्या को अंश और हर के रूप में लिख देते हैं तो वो आपकी परमेय संख्या बन जाती है। ठीक है, लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर की जगह पर आपको 0 नहीं रखना है। हर के स्थान पर आपको किसमें क्या नहीं रखना है, 0 नहीं आना चाहिए, भले ही अंश आपका 0 हो जाए। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी प्रकार बने रहिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, Q के स्थान पर आपको 0 नहीं रखना है कभी भी। अब देखिए, हाँ आज से ही हमारी क्लासें स्टार्ट हैं। मैं आपके लिए डेट भी बता दूं कि आज जो डेट है हमारी कितनी है, 17 है, 17 मई 2026। 17 मई 2026 से हमारी क्लासें स्टार्ट हैं और पर डे हमारी क्लासें होंगी। ठीक है, पर डे हमारी क्लासें होंगी और आपको पर डे हमारी क्लासों को देखना है। ठीक है, हाँ मैं सब बताता चलूंगा आपको, जो आपके काम की बातें होंगी उनका मैं जवाब बिल्कुल आपके लिए दूंगा। ठीक है, अब देखिए हम परमेय संख्या के बारे में बात कर रहे थे, तो परमेय संख्या P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है। अब मैं बात करता हूं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो मैं बात करता हूं 1। क्या ये परमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हम इसको 1 बटे 1 भी लिख सकते हैं, तो आपकी P बटे Q के रूप में संख्या बन गई। अब मैं बात करता हूँ 2 बटे 5, ये भी आपकी कौन सी संख्या है? परमेय संख्या है, P बटे Q के रूप में। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि जो आपकी संख्या है, जैसे हम बात करते हैं 22 बटे 7, यह आपकी कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, ये आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आपको कभी भी 2 बटे 0 नहीं लिखना है, यह आपकी कभी भी परमेय संख्या नहीं बनेगी। क्यों? इसका कारण यह है कि हमको Q के स्थान पर 0 नहीं लेना है। Q के स्थान पर 0 नहीं लेना है। आप भले ही इसमें 0 बटे 1 लिख सकते हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी बिल्कुल परमेय संख्या हो सकती है। अब मैं बात करता हूं आपसे अगली संख्या जो है, जो हमारा इसी का विपरीत है। ठीक है, इसी का विपरीत है, जिसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जैसे जैसे मैं बोलता चल रहा हूं आप बिल्कुल नोटबुक बनाते चलिए। जो मैं हिंदी बोल रहा हूं आप उसको वीडियो के एक बार रोककर एक बार दोबारा ले लेना। दोबारा आपको वीडियो देखनी है और वीडियो को रोककर जो मैं बोल रहा हूं उसको भाषा के रूप में आपको लिखते चलना है। ठीक है, क्योंकि भाषा लिखना बहुत ही कठिन हो जाता है और वीडियो को टाइम भी ज्यादा हो जाएगा, तो बच्चे नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, ज्यादा बच्चे नहीं जोड़ पाएंगे, आप देख लेना। आप बिल्कुल नोटबुक बना सकते हैं और आपको इसको पढ़ने के अलावा किसी भी टीचर से ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। इतनी बढ़िया बेहतरीन आपको तैयारी करा देंगे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ अपरमेय संख्या की। अपरमेय संख्या हम जानते हैं, जब परमेय संख्या है और परमेय की संख्या के आगे जब आ लग गया, इसका मतलब क्या हो गया? वो विपरीत हो जाएगी। उसको परमेय संख्या को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते थे, लेकिन जो अपरमेय संख्या है उसको कभी भी हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अर्थात वे संख्याएं जिनको हम कभी P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारी कौन सी संख्या हो जाती हैं? अपरमेय संख्या हो जाती हैं। ठीक है, अपरमेय संख्या हो जाती है। अब मैं बात कर रहा हूं अपरमेय संख्या की, तो अपरमेय संख्या में बात करते हैं हम एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स क्या क्या है? अब देखिए, अपरमेय संख्या के एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं मैं, तो देखिए कभी भी P बटे Q के रूप में नहीं आनी चाहिए, ऐसी संख्या लेनी है। तो जैसे मैं लिखता हूं आपके लिए √5, ये आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या हो जाएगी। मैं बात करता हूं आपसे √4, बताइए कैसी संख्या है? यह आपको ध्यान रखना है कि ये कभी भी आपकी अपरमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका जब हम स्क्वायर रूट खोलेंगे तो ये कितने का है? 2 का वर्ग होता है। ठीक है, जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो गया? 2। और 2 कैसी संख्या है? परमेय संख्या है, आपको याद रखना है। मैं बात करता हूं पाई की। पाई जो है, पाई का मान 22/7 है। ठीक है, पाई का मान क्या होता है? 22/7। 22/7 को हम किस में रखते हैं? परमेय संख्या में। लेकिन जो हमारी पाई है इसको हम हमेशा अपरमेय संख्या मानते हैं। क्यों? क्योंकि पाई का जो मान है वो निश्चित नहीं है। इसको हम कभी 22/7, कभी 3.14 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पाई जो है हमारी वो अपरमेय संख्या है,
लेकिन इसका मान जो है 22/7, इसको हम क्या लिखते हैं 22/7 p/q, तो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। इसका मतलब जो पाई का मान है वो तो आपका परमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन पाई खुद स्वयं जो है वो क्या है, एक अपरमेय संख्या है। उसके बाद देखिए, ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, कि मैं बात करता हूं 2-3 संख्याओं की बात और कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याओं। देखिए भाज्य संख्या प्राइम नंबर्स, सॉरी कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो भाज्य संख्या होती हैं। ये आपने पढ़ी है पहले ही। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, वे हमेशा कौन सी संख्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। दूसरी परिभाषा आप लिख लीजिए कि वे संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक प्राप्त होते हैं। ये आपको नई परिभाषा में बताता हूं कि वे संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक प्राप्त होते हैं, वे संख्या हमेशा कौन सी संख्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। मैं आपको समझा दूंगा अभी। उसके बाद बात करते हैं अभाज्य संख्या की। तो वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। दूसरी परिभाषा देखिए, वे संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में एक ही गुणनखंड प्राप्त होता है, वे कौन सी संख्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। अगली बात करता हूं मैं सहअभाज्य संख्या की। तो वे 2 संख्याओं का समूह, दोबारा सुनिए, वे 2 संख्याओं का समूह जिनकी HCF का मान, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। तो आपका जो HCF का मान है उसका मान हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वे सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब मैं बात करता हूं इनकी भाज्य संख्या के एग्जांपल्स की, कि भाज्य संख्या कौन सी है। अब मैं बात कर रहा हूं कि 18 में 2 का पूरा भाग जा रहा है, बिल्कुल 2 का पूरा भाग जा रहा है, तो भाज्य संख्या हो जाएगी 18। अब मैं बात करता हूं सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए 2 है या 4 है, बताइए। जो हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो आपकी क्या है, तो हम बताएंगे हमेशा हमारी कौन सी है सबसे छोटे भाज्य, 4 हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 2 जो है हमारी जो 2 संख्या है वो हमारी भाज्य संख्या की परिभाषा को पूर्ण नहीं करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। लेकिन मैंने जो दूसरी परिभाषा बताई है उसको याद रखिए कि ये जो परिभाषा इसीलिए मैंने बताई है आपको कि क्यों, मैंने बताया था दूसरी परिभाषा में कि वे संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 या 2 से अधिक संख्या प्राप्त होती हैं। जैसे मैं बात करता हूं 2 का मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूं, 2 का अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं मैं, तो 2 का अभाज्य गुणनखंड कितना प्राप्त हो रहा है, 1। अब मैं बात करता हूं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या हमारी 3 का भी कितना प्राप्त हो रहा है, 1, ठीक है। और मैं अभाज्य संख्या की बात करूं तो अभाज्य संख्या हमारी 7 का भी कितना प्राप्त हो रहा है, 1। तो अब देखिए ये किस कैटेगरी में आ रहा है आपका 2, तो आपका जो 2 है वो अभाज्य संख्या की कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन हमारी भाज्य संख्या है जैसे 18 के हम गुणनखंड करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं वो कितने प्राप्त हो रहे हैं, 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक हमारे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होने चाहिए, तो तभी ही हमारी जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, भाज्य संख्या होगी। अन्यथा वो संख्या आपकी कौन सी कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो हमारी जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो कौन सी है, 4 है। अब मैं बात करता हूं अभाज्य संख्या में, तो अभाज्य संख्या हमारी सबसे छोटी कौन सी है, 2 है, 3 है, 7 है, बताइए 9 है क्या, 9 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 3 और 3 से 2 बार वो विभाजित हो जाएगी। उसके बाद 11 है, 13 है, 15 नहीं होगी, 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी। उसके बाद बताइए 19 के बाद क्या 21 है, नहीं होगी 21, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19 के बाद 23, ऐसे ही आप और देख लीजिएगा कि ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल एक ही गुणनखंड प्राप्त होना चाहिए और उसके अलावा कोई भी गुणनखंड प्राप्त ना हो एक के अलावा, तो वो हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं सहअभाज्य संख्या की। देखिए इसको तो हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, इसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर, ठीक है। ये होता है कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर, ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। ये मैंने आपके लिए बता दिया। अब मैं बात करता हूँ सहअभाज्य संख्या के बारे में। अब आपकी सहअभाज्य संख्या चलने वाली है, सहअभाज्य। सहअभाज्य जिसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर के बारे में देखिए। अब मैंने बताया था कि ऐसी दो संख्याओं का समूह, हमेशा सहअभाज्य संख्याओं के अंदर दो संख्याएं आएंगी। कौन कौन सी? अब मैं बात करता हूं कि कौन कौन सी आएंगी। कि वे संख्याएं जिनके HCF का मान, HCF मतलब आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक का मान हमेशा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। वे दोनों संख्याओं का समूह जो होगा वो आपका सहअभाज्य संख्या होगा। जैसे मैं लेके चलता हूं 15 और 16, ये दोनों संख्या एक दूसरे की सहअभाज्य हैं। ये मैं आपके लिए बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि ये कैसे सहअभाज्य हैं। मैंने बोल तो दिया, लेकिन क्या हैं ये, तो आपको ये मैं आपको सिद्ध करके बताता हूं। देखिए, ये हम 3 से विभाजित करेंगे, 3 पंजे 15, उसके बाद 5 से विभाजित करेंगे 1, 2 से करेंगे 8, 2 से फिर विभाजित करेंगे 4 बार, फिर 2 से करेंगे 2 बार, फिर 2 से करेंगे 1 बार। अब देखिए यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये आपके 15 के जो गुणनखंड है वो है 3 और 5, और आपका जो 16 के गुणनखंड है वो कितने हैं? 2 की पावर 4। ठीक है। अब इसके अंदर आपको देखना है कि क्या कोई कॉमन वैल्यू है दोनों के गुणनखंडों में? कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें क्या है? 2। अगर इसमें कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है तो जब भी हमारा कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आती है तो हमेशा जो हमारा HCF है, HCF का हमारे पास मान कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। तो वे सभी संख्या हमारी कैसी कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो हमारी जो 15 और 16 है वो एक ऐसी संख्या है, ये हमारी सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं। संख्याओं के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त कर ली है आपने। उसके बाद आप जानते हैं सम विषम, इनको बताने की जरूरत ही नहीं है। सम और विषम की बात कर रहा हूं मैं। तो सम और विषम कैसी है? जो 2 से विभाजित हो जाए सम, जो 2 से विभाजित नहीं हो विषम। ठीक है। अब देखिए, आपको जो काम की बात है, जो आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं, जो कि आपको आपकी जो नोटबुक है, जो आपकी बुक है, बुक के अंदर आपको लिए ये आपके लिए एक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के नाम से दे रखा है। तो देखिए, इसको पढ़िए आप। इसमें क्या दे रखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त, या इसको क्या बोलते हैं हम? गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना कैसा होता है? अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है। इसका मतलब समझिए कि मैंने कई टीचर्स के बारे में सुना है कि वो ये बोलते हैं कि हम क्रम से ही इनका विभाजन कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जैसे होना है वैसे कर सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं कि मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं आपके सामने। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कि ये हमारी कोई संख्या है, इधर भी मैं 18 लेके चलता हूं, ये हमारी संख्या है 18। ये जो बोल रहा है उसको मैं समझा रहा हूं। यहाँ पर 2 से विभाजित कर रहे हैं हम शुरू से। 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखिए, अब जो 18 है उसको हमने विभाजित किया किसमें? 2 गुणा 3 गुणा 3 में। 2 तिया 6, 6 तिया 2 तिया 6, 6 तिया 18। ठीक है। अब देखिए यहां पर, यहां से मैं 2 से ना विभाजित करके इसको 3 से विभाजित कर रहा हूं। 3 छिंगी 18, 2 तिया 6, और फिर 3 से करेंगे तो 1 बार। यहां से देखिए, अब 18 को हमने कैसे किया है? 3 गुणा 2 गुणा 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3 को 2 गुणा 3 की पावर 2 और 2 की पावर 1। इधर हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर कितनी है? 2 और 2 की पावर 1। तो बताइए, जब 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1 समान ही तो है। अगर मैं बात करता हूं आपसे कि 2 का गुणा 3 से करो तो आपका क्या प्राप्त होता है? 6। 3 का गुणा 2 से करो तो भी आपको कितना प्राप्त होगा? 6। तो इसका मतलब यह है कि क्रम की कोई जरूरत नहीं है, आपसे जैसे होता है उस प्रकार आप कर सकते हैं। यही आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय
कहना चाहती है। ठीक है, अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूं। ये आपका यहां से एग्जाम्पल नंबर 1 प्राप्त होता है। यहां से स्टार्टिंग होती है आपकी किसकी, आपकी प्रश्नावली की। इससे पहले मैं आपके लिए एक चीज और बता दूं कि जो हमारे एचसीएफ और एलसीएम होते हैं और हमारी जो संख्याएं होती हैं उनके मध्य संबंध क्या होता है। एचसीएफ व एलसीएम तथा संख्याओं, मान लेंगे ए तथा बी के मध्य संबंध, इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम है ये। तो देखिए जब भी हम बात कर रहे हैं इनके मध्य संबंध की, तो ए गुणा बी बराबर हमेशा क्या होगा, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी गुणा एलसीएम ऑफ ए कोमा बी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी हमको कोई दो संख्याएं दे रखी हैं, जैसे मैं मानता हूं 6,20, ये दो संख्याएं दे रखी हैं, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा 6 गुणा 20 करने पर हमें जो प्राप्त होगा वही हमको उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पर भी वही संख्या हमको हमेशा प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे हमको यहां पर गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा है 120, तो जब भी हम उनका 6 और 20 का जब हम एलसीएम निकालेंगे और उसका एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो भी हमको क्या प्राप्त होगा, 120 ही प्राप्त होगा। ठीक है, हमेशा। तो आपको ये यहां से डायरेक्ट याद रखना है और इस पर आधारित प्रश्न आपके लिए प्रश्नावली में दे रखे। ठीक है, ये नहीं लिखना है आपको, ये लिखना है केवल कि एलसीएम और एचसीएफ के मध्य जो संबंध होता है वो क्या होता है, ये होता है, ये वाला। ठीक है, अब मैं आपके लिए प्रश्नावली के अंदर चलता हूं। ये आपकी प्रश्नावली की पहला एग्जाम्पल दे रखा है और उसको आप बेहतर तरीके से समझना। मैं आपके लिए एक एक वो बताऊंगा, एक सेकंड। हाँ देखिए पहला जो आपका एग्जाम्पल है वो आपसे क्या कह रहा है उसमें समझिए। उसने बोला है कि संख्याओं 4 की पावर n, ये n यहां पर है या नहीं, 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है, मतलब 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक। ये आपके लिए मैंने समझा दिया कि प्राकृत संख्या है, मतलब 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक n की पावर। तो देखिए जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके बिना 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए, अंक शून्य पर समाप्त हो जाए। ये आपको बताना है कि ऐसी हमारे पास कोई संख्या है कि नहीं। तो देखिए मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझाता हूं कि क्या कहना चाहता है। ये 4 की पावर n की बात कर रहा है, वो 4 की पावर n। आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है प्रश्नावली नंबर 1.1 का। तो देखिए 4 की पावर n और हमें पता है यहाँ पर n का मान हमको क्या लेना है, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए अनंत। मैं 4 की पावर 1 रखता हूं, n की जगह 1 लिख दिया, तो कितना प्राप्त होगा 4 की पावर 2 करने पर 16, 4 की पावर 3 करने पर 64। इस प्रकार हम चलते जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ मान प्राप्त होते चले जाएंगे। अब उसने ये बोला है कि जब हम ऐसे रखते चलते हैं तो रखने के बाद क्या कभी हमें इधर ऐसी संख्या प्राप्त होगी जिसके अंत में शून्य प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो। तो देखिए हम यहां पर आपसे एक चर्चा और करता हूं मैं। देखिए मैं बात करता हूं कि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। या तो क्या है 10, या फिर 20 है, 30 है, 50 है, 1000 है, मतलब ये ऐसी संख्याएं हैं जो शून्य पर समाप्त हो रही हैं। ठीक है, मैं आपको जो समझा रहा हूं ऐसे समझते चलिए इसको। मैं 10 का गुणनखंड करता हूं, 10 के गुणनखंड, 10 के गुणनखंड कर रहा हूं, तो कितने प्राप्त हो रहे हैं हमको, 2 गुणा 5। 20 के गुणनखंड कर रहा हूं मैं, 2 गुणा 2 गुणा 5,
हो जाएंगे। 50 के गुणनखंड कर रहा हूं मैं, 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणनखंड हो रहे हैं। अब एक चीज देखिए इनमें कि जब भी हम किसी भी ऐसी संख्या के गुणनखंड करते हैं जिसके अंत में शून्य प्राप्त होता है, तो जैसे ये सभी संख्याएं हैं, तो उनके गुणनखंड के मध्य हमें क्या प्राप्त होता है? 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5। तो इसका मतलब यह है कि जब भी हमें किसी संख्या के अंत में शून्य प्राप्त करना है तो हमें क्या होना चाहिए? उसके गुणनखंड के मध्य 2 और 5 होना तो अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि 2 व 5 होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। 2 और 5 होना क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए इसमें कि 2 और 5 होना अनिवार्य है, पता चल गया हमें। अब मैं बात करता हूं 4 की पावर n की। 4 के गुणनखंड करता हूं मैं इधर। 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2, यही तो होगा भाई। मैं 4 के गुणनखंड कर रहा हूं, यहां से कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 2। क्या हमें इसमें 5 प्राप्त हुआ? नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो 4 की पावर n है वो कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। 4 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके गुणनखंड के मध्य हमारा 2 तो अनिवार्य रूप से है, लेकिन 5 उसमें उपस्थित नहीं है, जिसके कारणवश हम इसको कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतरीन आपके रिएक्शंस आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपके लिए समझा रहा हूं कि मैं इतना बेहतर आपके लिए समझाऊंगा कि आप बस जुड़े रहिए। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस आपके लिए एक सेवा प्रदान कर रहा हूं, वो भी फ्री में। आपको ट्यूशन जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ने दूंगा। सभी बच्चे जो 10th क्लास में जो आप पढ़ रहे हैं वो एक बार मेरे से मैथ पढ़िए, और जब भी आपका 2027 में आपका एग्जाम हो तो उसके बाद, रिजल्ट के बाद मेरे से मिलने जरूर आना। आपकी बहुत ही अच्छी प्रकार से मैं स्वागत भी करूंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखिए अब तो इसमें आपको क्या लिखना है वो आप समझिए। आपको लिखना है कि मैं बोल रहा हूं उसको लिखना है आपको। लिखिए, हम जानते हैं कि 2 की पावर, मतलब एक सेकंड, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड के मध्य 2 और 5 होना अनिवार्य रूप से होना अनिवार्य है। और हम जब 4 की पावर n की बात करते हैं तो 4 की पावर n में 2 तो उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, जिसके कारण बस हम इसको कह सकते हैं कि कभी भी 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये आपको लिखना है केवल। अब देखिए मैं अगले प्रश्न पर चलता हूं। इसमें ये आपका अगला प्रश्न दे रखा है, ये आपके लिए अगला प्रश्न है, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए अब हमारे यहां से प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं कि 6 और 1 दे रखा है आपको 20। पहली संख्या है 6 और दूसरी संख्या है 20। इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 से काटेंगे इसको 10 बार, फिर 2 से काटेंगे 5 बार, 5 से काट देंगे 1 बार। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अभाज्य गुणनखंड होते हैं। आपने कभी भी सुना है कि अभाज्य गुणनखंड? नहीं होता। हमेशा क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड होते हैं। क्यों होते हैं वो अभाज्य गुणनखंड? क्यों होते हैं वो अभाज्य गुणनखंड? क्योंकि इधर जितनी भी संख्याएं चलती हैं वो हमेशा कौन सी चलती हैं? अभाज्य संख्याएं चलती। आपको कभी भी पहले आप 2 से काटेंगे, फिर आप 3 से काट के देखेंगे, 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से देखना है। आपको 4 से नहीं देखना है, 4 से नहीं देखना है। 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, जो भी आपकी अभाज्य संख्या है उनसे ही काट के देखना है आपको। ऐसे नहीं कि 6 से काट के देख रहे हैं, नहीं।
आपको कभी भी 6, 8, 9 ऐसी संख्याओं से काटने की जरूरत नहीं है। क्यों? जो संख्या 9 से कट रही है तो वो 3 से भी कटेगी, जो संख्या 4 से कट रही है वो 2 से ही कट जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ना कि भाज्य। ठीक है, आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। हमेशा ध्यान रखना है, आपको अभाज्य गुणनखंड इसीलिए दे रखे होते हैं क्योंकि उनकी संख्याओं का जो क्रम होता है वो क्या होता है, इधर जो संख्याएं आपकी चलती हैं वो कौन सी चलती हैं, 2, 3, 5, 7, 9, 9 को छोड़कर 11। इसका मतलब अभाज्य संख्याएं चलती हैं, भाज्य नहीं चलती हैं। ये मैंने आपके लिए गुणनखंड लिखे। अब देखिए मैं 6 को कैसे लिखता हूं, इसमें 6 हो जाएगा आपका 2 और 3, 2 की पावर कितनी है 1, 3 कितनी बार आया है 1, 20 की बात कर रहा हूं मैं। देखिए इसमें क्या क्या है, एक तो 2 है, एक 5 है। 2 कितनी बार आया है 2 बार, 5 कितनी बार आया है 1 बार। अब मैं बात करता हूं कि आपको क्या बताना है इसमें, एक तो बताना है एचसीएफ और एक आपको बताना है एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछे। आपको याद रखना है कि जब भी आपसे एलसीएम की बात करता है तो एलसीएम जो होगा आपका, सॉरी एचसीएफ के बारे में बताता हूं पहले कि एचसीएफ हमारा क्या होता है, ऑलवेज कॉमन वैल्यू होती है, कॉमन वैल्यू होती है। पहली चीज आपको दोनों के मध्य कॉमन देखना है। बताइए इसमें 2 है तो इसमें 2 है, ठीक है 2, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, नहीं लिखेंगे। 5 इसमें है 5 इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। हमेशा आपको कॉमन वैल्यू लिखनी है, पहली चीज। दूसरी शर्त कि हमेशा आपकी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसमें पहली चीज तो कॉमन होनी चाहिए, दूसरी चीज है कि उसकी न्यूनतम घात होनी चाहिए। तो देखिए न्यूनतम घात कौन सी है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, न्यूनतम कौन सी है 2 की पावर 1। इसका मतलब जो आपका एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जो आपका 6 और 20 है इनका जो एचसीएफ है वो आपका 20 हो जाएगा। अगली चीज एलसीएम की बात कर रहा हूं मैं। एलसीएम में भी आपकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त कि जितनी भी संख्या दे रखी हैं वो सभी लेनी है, 2, 3 और 5, 3 संख्याएं दे रखी हैं सभी को ले लीजिए, 2, 3, 5। दूसरी शर्त है आपकी कि जितनी भी संख्याएं हैं वो पहली चीज तो सभी लेनी है, दूसरी बात है कि उनकी भी अधिकतम घात लेनी है। बताइए 2 की अधिकतम घात 2, 3 की अधिकतम घात 3 है ही नहीं, एक ही है, 5 भी नहीं है तो एक ही है अधिकतम घात। यहां से देखेंगे हम, ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी 4, मतलब 2 का 2 बार गुणा, 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 पंजे 60। तो आपके सामने एचसीएफ तो आपका हो गया 2 और एलसीएम हो जाएगा 60। इसको आप लिख लेंगे। अब देखिए अगला एग्जांपल जो है आपका, अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूं मैं। ये आपका अगला एग्जांपल है कि 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर यहां से देखिए उसने क्या बोला है कि पहले तो आपको एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ निकालते हैं। सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका। 96 दे रखा है, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट देंगे 24 बार, फिर 2 से काट देंगे इसको 12 बार, फिर 2 से काट देंगे इसको 6 बार, फिर 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से काट देंगे 1 बार। अब मैं बात करता हूं 404 की। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा आपका 101 बार। 101 को हम 101 से ही विभाजित कर सकते हैं, किसी से भी देख लीजिए। 3 से कट रहा है क्या, 3 3 9, फिर बचेगा 1, 11 नहीं कटेगा। 5 से देखेंगे नहीं कटेगा। 7 से देखेंगे 7 एकम 7 और कितना बच रहा है इसमें 3, तो 31 हो जाएगा। 31 7 के पहाड़े में आता नहीं, तो इसका मतलब यह है 101 से ही कटेगा। ये आपकी संख्या प्राप्त हो गई। अब हमको निकालना सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन वैल्यू होती है, कॉमन वैल्यू देखनी है। 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, बिल्कुल 2 आ जाए, 2 है 2 है 2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें
2 की भी आपको न्यूनतम घात लेनी है, तो यहां पर देखिए 2 की घात कितनी है, 1 2 3 4 5, इसमें कितनी है 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 ही तो लेनी है, मैंने 2 की घात 2 ही तो ली है। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब उसने सवाल में क्या बोला है, और फिर इनका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। वैसे तो आप एलसीएम यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल ने और फिर बोला है, तो आपको जो मैंने अभी आपको तरीका बताया था कि a गुणा b बराबर क्या होता है, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी गुणा एलसीएम ऑफ ए कोमा बी, इससे कीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने और फिर बोला है तो कुछ तो कारण होगा। अब देखिए ये भी आपके लिए कंफर्म हो जाएगा कि ये मैंने बोला है तो सही बोला है कि नहीं। तो देखिए a गुणा b, संख्या कौन सी है हमारी, a हम मान लेंगे 96 आपकी संख्या है, गुणा कर देंगे किससे, 404 से, बराबर एचसीएफ मैंने अभी निकाला है a कोमा b का, कौन सा है 4, और गुणा एलसीएम हमको निकालना है। 4 गुणा की संख्या है, इधर आकर भाग में चले जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 96 गुणा 404 बटे 4, इधर आपका एलसीएम चल रहा है, 4 से इसको काट देंगे 101 बार। अब हमको एलसीएम ज्ञात करना है, क्या क्या बचा है हमारे पास, 96 इंटू 101, 96 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 फिर 9 फिर 6 फिर 9, ये आपका 96 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 यहां पर समाप्त हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, या फिर आप इसको बाद में उतार लेंगे। ठीक है, अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। ये आपका अगला एग्जाम्पल है जिसमें आपके लिए 3 संख्याओं के बारे में बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। चाहे वो 3 संख्या की बात करे, चाहे आपसे 10 संख्या की बात करे, जो मैंने आपको एक बार ट्रिक बता दी तो बता दी, उसी से करना है। 6 है 6 का करेंगे, 72 है 72 ले लेंगे, 120 दे रखा है 120 इधर लिख लिया, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार, 2 से काटेंगे 2 3 6 2 6 की 12, 2 से काट देंगे 18 बार, 2 से फिर काट देंगे 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, 2 से काटेंगे 60 बार, 2 से फिर काट देंगे इसको 30 बार, फिर 2 से 15 बार, उसके बाद 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ऐसे हम इनका क्या निकालेंगे, पहले इनको पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, और हमारे पास अभाज्य गुणनखंड ये प्राप्त हो चुके हैं। अब आपको इनका क्या निकालना है, आपको इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक बार कमेंट दिखाना इनकी, नीचे कर दीजिए एक बार। बिल्कुल, हमारी टेक्निशियल टीम है वो आपके लिए इनको नीचे कर रही है। बिल्कुल, मैं अभी आपको जवाब दे रहा हूँ। कौन सा कमेंट था आपका सर, आप जवाब नहीं दे रहे हो? हाँ, आपने पूछा है कि जो आपकी एक जो है, एक वो भाज्य संख्या है या अभाज्य। अच्छा, ये आपका सवाल है। ठीक है, मेरी गलती रह गई इसमें, मैंने आपको बताया नहीं कि जो एक जो है ना आपकी, मैंने आपसे बात की थी कि 2 तो और 4 तो सबसे छोटी भाज्य है और 2 सबसे छोटी अभाज्य है। तो जो आपकी एक जो संख्या रह गई वो आपकी कैसी है, वो ना तो अभाज्य है वो ना ही भाज्य है। एक जो संख्या है वो ना तो भाज्य आती है ना ही अभाज्य संख्या होती है। ये आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना है, कोई भी संख्या, मतलब एक जो है ना वो भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है, हाँ, इसको इसमें आइए। उसने बात की है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूं पहले 6 की, दूसरे कलर से लिखते हैं। 6 की बात कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3। 75 की बात करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 3। अब मैं बात कर रहा हूं 120 की,
तो इसमें भी क्या क्या आ रहा है आपका 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखते हैं इनकी घात क्या क्या है, घातों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। इसमें तो इसकी घात 1 और इसकी भी 1। इसमें देखिए 2 की घात 3, 3 की घात 2, इसकी घात दे रखी है 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1। सबसे पहला काम HCF। HCF क्या होता है, तीनों में कॉमन 2 है, 3 है, 5 है क्या, नहीं है, तो 2 और 3। पहला काम कॉमन देखना 2 गुणा 3। दूसरा काम न्यूनतम घात लेना, 2 की न्यूनतम घात 1, 3 की भी 1। इसका मतलब हमारा जो HCF है वो कितना हो गया, 6। जो आपका HCF आएगा वो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं LCM की। LCM निकालेंगे, सभी संख्याओं को लेते हैं। कौन कौन संख्याएं, 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, 3 है, 5 है। उनकी भी कौन सी घात लेनी है, अधिकतम घात। 2 की अधिकतम 3, 3 की अधिकतम 2, 5 की अधिकतम 1। 3 का क्यूब 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 5 एक ही बार है। तो देखिए 40 और 36, 360 इसका क्या हो जाएगा आपके सामने, जो 360 है वो इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। बहुत 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 प्यारे विद्यार्थियों का बहुत ही शुक्रिया। इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। पहले इसको एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर क्लास के बाद इसको ऐड कर लेना। ये हमारे आज हमारी जो पहली क्लास है, जो कि हमारा क्लास का टाइम हो चुका है। तो आज हमने आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स और 1 से लेकर 4 तक एग्जाम्पल, जो हमारे 1.1 के एग्जाम्पल्स हैं, उनको मैंने करा दिया है। बाकी का आपके लिए कल आपके लिए करा दिया जाएगा। ठीक है, कल आपके लिए इसमें करा दिया जाएगा। और पर डे हमारी इसी प्रकार क्लास होंगी, तो आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पढ़ने ही नहीं दूंगा कि आपको कहीं जाकर पढ़ना पड़े। ठीक है, इसी प्रकार बस आपके लिए रोजाना क्लास आएंगी, उनको आपको रोजाना लेना है। और एक बार चैनल को बस सब्सक्राइब करना है और आपके सामने क्लास हमारी अपने आप उपलब्ध हो जाया करेंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ठीक है, हाँ देखिए, अब दोबारा आप इन क्लासों को एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने नोटबुक में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।